So, hi, ladies and gentlemen. Today we have with us Abhinav Singh. This is the second time मैं अभिनव का इंटरव्यू ले रहा हूँ। अभिनव जो है एनडीए 145 कोर्स के लिए रेकमेंडेड प्लस मेरिट इन कैंडिडेट है। रैंक 133 आई है और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये 146 के लिए भी रेकमेंडेड है। 146 का भी मेरिट इसका क्लियर है। तो ये मतलब जैसे लोग अपना बैकअप ऑप्शन बनाते हैं कोई दूसरा करियर, इसका बैकअप भी एनडीए ही है। ठीक है, सो ही कैन जॉइन दिस कोर्स एंड आई एम होपफुल कि नेक्स्ट, बट अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इस कोर्स में आ चुका है। सो वेलकम टू द यान अकेडमी एंड अभिनव, बड़ी अच्छी जर्नी रही है आपकी, स्ट्रगलिंग जर्नी रही है। मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इसके बारे में कि इससे पहले ये स्क्रीन आउट भी हो चुके हैं, रिटन एग्जामिनेशन भी क्लियर नहीं हुआ था। सो ऐसा नहीं है कि बहुत थाली में सजा के चीजें मिली हैं अभिनव को, बड़ी लंबी स्ट्रगल रही है। तो अभिनव, सबसे पहला सवाल कि एनडीए की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है उसमें तुम रैंक 133 हो, कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है रैंक में आके। तो ये थोड़ा और बताओ, क्योंकि जो बाकी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए तुम एक अब आइडियल बन जाओगे, तो उनको क्या बोलना चाहोगे तुम जो एनडीए में 11th में तैयारी कर रहे हैं, जिनको थोड़ा डर लगता है या गांव के इलाके से आते हैं, जिनको एसएसबी से डर लगता है, क्या बोलना चाहोगे उनको, क्या करें वो? मैं तो यही बोलूंगा कि बस कॉन्फिडेंट रहो, जो भी कर रहे हो वो कॉन्फिडेंस से करो अपने, तो फिर सब हो जाएगा। पहले लगता है कि हाँ ये इम्पॉसिबल है, इमेजिन करना कि हाँ मैं एक बार रिकमेंड हो जाऊंगा या फिर कुछ हो जाएगा मेरे साथ, तो वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन अगर करते रहोगे तो हो जाएगा वो अपने आप। अभिनव, थोड़े अपने फेलियर्स के बारे में बताओ, क्योंकि सक्सेस तो हम तुम्हारी देख ही रहे हैं। थोड़े फेलियर्स के बारे में बताओ जिससे बच्चे रिलेट कर पाए, जिनको लगता है कि शायद तुम्हें सब कुछ थाली में सजा के मिला है। एनडीए की बात करता हूँ तो फिर मैं जब जैसे 12th स्टार्टिंग में हुआ था तो मैंने सारे अटेम्प्ट देने शुरू कर दिए थे। मतलब जब से मैं एलिजिबल हूँ तब से मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। एक 12th का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो भी दिया था मैंने। 2 अटेम्प्ट एनडीए के मैंने दिए थे, एक अप्रैल में था और एक सितंबर में था, जो 12th में अपीयरिंग में था। तो वो दोनों मेरे अटेम्प्ट नहीं निकले थे। फिर थैंकफुली जो ये लॉकडाउन आ गया उसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने रिटर्न तो क्लियर हो गया, फिर टीएस के एसएसबी गया तो उसमें स्क्रीन आउट हो गया, वो तो पता ही है। बस यही था, 2 बार रिटन फेलियर और प्लस एक स्क्रीन आउट। स्क्रीन आउट का क्या इम्पैक्ट पड़ा अभिनव तुम पर? स्क्रीन आउट वही है, आंखें खुल गई मेरी। तो, बेइज्जती होती है जब सामान लेके बाहर कर देते हैं, तब तब तो पता चलता है हाँ अब मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्रीन आउट के बाद तुमने किस तरीके से एसएसबी की तैयारी करी अपनी? एसएसबी मतलब मेरी बहन तो सीडीएस के लिए पढ़ ही रही थी, तो फिर उसने मुझे रिकमेंड किया था कि संजय सर हैं, वो भी रिटर्न की तैयारी कर रही थी, तो उसे भी आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उसने बताया था कि लोग रिकमेंड करते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार तू उनका एसएसबी कोर्स देख ले। नहीं तो मैं वही फंस जाता, मैं वही 15 दिन की कोचिंग कहीं करने चले जाता। तो फिर उसने मुझे पहले रिकमेंड कर दिया, फिर जैसे जैसे आपका मैंने पढ़ता गया तो फिर मेरे को समझ आने लगा ये जो कोचिंग वाले हैं सब ऐसे ही हैं। मतलब आपका कोर्स क्या धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना, आप 1 महीने का मतलब 15 दिन का तो होता नहीं, 3 महीने का तीन होता है, महीने तो का धीरे कोर्स धीरे होता है। ग्रेजुअली तो ग्रेजुअली चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो फिर मैं समझ गया हाँ, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया यहीं से, फिर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पढ़ता गया, फिर उसके हिसाब से होती गई सर। करेक्ट। तो ये इसकी जर्नी, मैं यही बताना चाहूंगा कि अभिनव की सिस्टर इज सीडीएस क्वालिफाइड, शी इज आल्सो गोइंग फॉर द एसएसबी। तो अगर फादर वाज आल्सो इन आर्म्ड फोर्सेस, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, इन द नेवी, एंड ट्राई सर्विसेज कमांड बनाने की पूरी कोशिश घर पर जारी है, होपफुली बन भी जाएगी। तो वो भी है। तो काफी मतलब अभिनव, थोड़ा ना अपने एक्सपीरियंस बताओ जो तुम्हारा एसएसबी में रहा, कि जब तुम प्रिपरेशन करके गए और जो तुम्हारे साथ के कैंडिडेट्स थे उनके क्या प्रिपरेशन लेवल थे, कि तुम्हें वहां पर इंफीरियरिटी लगी, सुपीरियरिटी लगी, कैसा लगा तुम्हें वहां पर? पहली बात तो फिर मैं तो एनडीए कैंडिडेट था, तो फिर मैं हाँ, आपके साथ पढ़ रहा था, मतलब आप तो सीडीएस कैटेगरी को पढ़ाते हो, तो करेक्ट उस करेक्ट। हिसाब से प्लस जो नॉलेज मेरी लेवल थी वो तो बहुत ज़्यादा हाई थी। एक नॉलेज लेवल थी और प्लस अंडरस्टैंडिंग की साइकोलॉजी में मुझे कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि पहले पहले बच्चों को साइकोलॉजी में पता नहीं रहता कि क्या करना है, पहले मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। मेरे को क्या लगता था कि ये वर्ड है, किसी किसी और ने ज़्यादा अच्छा सेंटेंस बनाया तो मुझे लगता था मैं ये वर्ड लिख दूँ, लेकिन करेक्ट। वो सब गलत होता है। जब मैंने कोर्स पढ़ा तो मेरे को समझ आया कि अपनी हर एक की साइकोलॉजी अलग होती है, हर एक बंदा अटेम्प्ट अपने से करता है। मुझे लगा कि ये अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ों की कि इसका ये महत्व है, ये ऐसा करना चाहिए, प्लस नॉलेज मेरी बहुत ज़्यादा ऊपर थी उन लोगों से, ऐसा मेरे को लगता है। व्हाट वाज द रीजन दैट योर नॉलेज वाज हायर?
वही है कि मैंने आपका इंटरनेशनल कोर्स देखा था पूरा, जो 45 क्लासेस का है, वो जो आपके 3 साल पहले आया था वो मैंने पूरा देख लिया था, प्लस उसकी पीडीएफ बहुत अच्छी तरीके से किए थे। और फिर जो आपके कोर्सेज में बताते थे कि आर्टिकल्स यहाँ से पढ़ना है, आईडीए से, ओआरएफ, अदर वेबसाइट से, और प्लस यूट्यूब में मैं मेजर गौरव आर्य सर को फॉलो करता था, तो उससे मेरी नॉलेज बढ़ती गई। तो काफी सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर वो जो डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स है उसका एक आप नया वर्जन लेकर आइए, क्योंकि वो पुराने वाला 2019 का है। तो मुझे लगता है एक नया वर्जन उसका आना चाहिए अब। मतलब वो तो अच्छा ही है, लेकिन वो भी देखना चाहिए, हाँ, तभी ये नया वाला मेरे हिसाब से समझ आएगा। वो तो बेटर ही है, क्योंकि अभी चीज़ें चेंज हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो फिर नया तो और बेटर होगा। करेक्ट करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट डू यू थिंक दैट साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एसएसबी कैंडिडेट के लिए? आई थिंक तो साइकोलॉजी तो मेन होती है, जैसे आप भी कहते हैं, अगर एक बंदे का साइकोलॉजी सही है तो ऑटोमेटिकली उसका जीटी और इंटरव्यू अपने आप सही हो जाएगा। करेक्ट और करेक्ट। ऐसे मैंने सुना भी है कि अगर साइकोलॉजी सही है तो वो लोग रिकमेंड कर भी देते हैं, क्योंकि अगर आपका साइकोलॉजी खराब है तो आप जीटीओ में परफॉर्म ही नहीं करोगे उस हिसाब से जैसे वो चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, साइकोलॉजी मेन रोल मेरे को लगता है कि साइकोलॉजी का ही रहता है। अभिनव, तुम्हारे टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान स्क्रीनिंग टेस्ट, जीटीओ और आईओ, जीटीओ और आईओ में कोई एक ऐसे इंसिडेंट्स बताओ जहां पर तुम्हें लगा कि इस इंसिडेंट के बाद कि माय चांसेस ऑफ रिकमेंडेशंस आर देयर, और दूसरा जहां पर तुम्हें लगा कि ये शायद मेरा गलत आंसर था, इसको मैं बेटर कर सकता हूँ। जीटीओ में मेरे को लगता है कि वही ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरेट, मुझे लगता था कि उसकी वजह से कि एक अटेंशन आ जाता है जीटीओ का आपके पास भी, कि हाँ इसको थोड़ी नॉलेज है, ये जो भी कर रहा है, तो उस हिसाब से वो फिर प्लस मेरे को लगता है कि एचजीटी पीजीटी में मेरे को आइडियाज़ अच्छे आ रहे थे और मैं अच्छे से आइडियाज़ दे रहा था, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि कमांड टास्क उन्होंने मेरा हार्ड दिया था, जो अभी मैं 146 की एसएसबी दी थी, तो वहाँ से मेरे को लगने लगा कि हाँ मेरे को रिकमेंड कर देंगे फिर से। आईओ में और कोई ऐसा प्लस इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ कोई ऐसा क्वेश्चन? इंटरव्यू मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो सबसे सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा था, प्लस पर मेरा था कि उसने मेरे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू लिया था, मतलब 1 घंटा 15 मिनट मेरा चला था, तो उसका मुझे लग रहा था कि हाँ वो इंटरेस्टेड है मेरे में, तभी वो इतना ज़्यादा ले रहा है, प्लस वो फैमिली में बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो मेरे को लगा कि हाँ उसको लेना है मेरे को, इसलिए। अच्छा, तुमने अब ये फैमिली की बात करी। मैंने ये देखा है अभिनव कि काफी सारे लोग पीआईक्यू को तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बट वो अंडररेट करते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट को, जिसमें फैमिली से। तुम्हें लगता है कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आयो काफी सारे क्वेश्चंस अपनी फैमिली के उठाता है? मुझे हाँ, मेरे को यही लगता था कि एसडीटी मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ पे एसएसबी में भी देखा है कि मतलब लोग प्री प्लान नहीं रहते कि मैं एसडीटी कैसे लगूंगा, तो वहाँ पे वो लोग मुश्किल से 15 मिनट देते हैं, वहाँ पे किसी को अपने बारे में क्या ही याद आएगा उस टाइम। तो मुझे लगता है कि एसडीटी या तो प्रिपेयर तो करना ही चाहिए, प्लस उनको ये भी पता चल जाता है कि आप अपने आप को कितनी अच्छे तरीके से जानते हैं, प्लस अगर आपके जो आंसर्स रहेंगे, अगर आपको पता है कि मैं कैसा हूँ, ये क्या मेरी अच्छी आदत है, क्या मेरी बुरी है, तो आपके आंसर्स भी अच्छे रहेंगे और उस हिसाब से वेरी करेगा। ओके। अभिनव, कोई बच्चा जो एनडीए रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है एंड ही स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो तुम उसे क्या रेकमेंड करोगे? उसे कितना टाइम देना चाहिए तैयारी पे? मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, टॉपर की नहीं। उसको कितना टाइम देना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए रिटन एग्जामिनेशन के लिए? रिटर्न के लिए हाँ। रिटर्न के लिए तो एनडीए की मैं बात करूँ तो फिर एनसीईआरटी वो सब तो बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है, कौन प्लस सी क्लास के स्पीड बढ़ाना है। एनसीईआरटी? 11 हाँ 12, राइट? हाँ, 11। 11 12 की। हाँ। मैथ्स के लिए तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ वो करने के लिए, और आप यूट्यूब में जाके शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस वो सब देख सकते हैं अगर आपको स्पीड बढ़ानी हो, और मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी से भी हो जाएगा। प्लस बहुत सारी बुक्स आती हैं एनडीए कैटेगरी की, अगर 3000 एमसीक्यूज आती हैं, एनडीए आरएस अग्रवाल आती है, वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स के लिए। प्लस मेरे को लगता है कि जीके में उतना जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जीके के आप जितना भी पढ़ लो उस हिसाब से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक तो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता जीके का, तो वो अटेम्प्ट करना मतलब आप टाइम वेस्ट ही करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ के भी बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप जनरल साइंस पढ़ो, वो तो बहुत ज़्यादा आसान होती है, कोई भी बच्चा कर लेता है जनरल साइंस, प्लस इंग्लिश में ज़्यादा फोकस रहेगा, तो मुझे लगता है एग्जाम आराम से निकल जाएगा। कितना टाइम देना चाहिए एनडीए की रिटन प्रैक्टिस के लिए जो तुम्हें लगता है इनफ होगा? अगर 12th के साथ कर रहे हैं तो फिर साथ में क्या ही टाइम लगेगा, मतलब 12th के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर एडिशनल करना है तो 1-2 महीने मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये अभिनव को 1-2 महीने हैं। अभिनव, तुम्हारे मैथ्स पे कितने मार्क्स है 12th के? 12th में 95 है। हाँ, तो उसके 95 मार्क्स है मैथ्स में, तो इसलिए उसने 2 महीना बोला है
ही इज गुड इन मैथ्स, तो आपके मैथ्स में नंबर कम है तो थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने जानबूझ के उसके सीबीएसई के मार्क्स पूछे हैं यहाँ पर, क्योंकि सीबीएसई है ना अभिनव। हाँ, तो हाँ 95 मार्क्स वो बहुत सॉर्टेड है मैथ्स में, तो दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो अगर आपका कमजोर है तो दो महीने को 4, 4 को 6 आप देख लीजिएगा। और एसएसबी की तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए होगा अभिनव? एसएसबी की मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक तैयारी नहीं है हाँ, कि कोई लोग मतलब बचपन कोई से अगर प्रिपेयर कर तुमसे रहे कोई हैं बोले जैसे। कि 5 या 10 दिन में क्रैश कोर्स से हो जाएगी, मतलब जैसे बच्चों का नहीं नहीं कंफ्यूजन रहता है कि उनके साथ मैंने क्या देखा है, एक तो ये कंफ्यूजन है कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद ही हम अपनी पर्सनालिटी को देखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर डिबेट पर्सनालिटी को चेक करिए, नहीं तो लेटर ऑन दिक्कत आती है। ये सवाल है मेरा। यही मतलब आप ये नहीं कि आज से 14 दिन में स्टार्ट किया और पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई और एकदम ऑफिसर बन गए, ऐसा भी नहीं है। कि किसी लोग कोई कोई 14 दिन में इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी पहले से ट्रेंड होती है कि करेक्ट। मतलब उनको पता भी नहीं होता कि वो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से उनका निकल जाता है। पर अगर आप दे रहे हैं तो आपको 1-2 महीने अपनी पर्सनैलिटी को जानने में लगेगा, 2-3 महीने। और हाँ, रिटर्न के साथ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा बैकलोड आ जाएगा। अगर आप दिन में रिटर्न के साथ 1 घंटा दे रहे हैं, 1-1.5 घंटा दे रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। और उसी से मेरे को लगता है साथ में करना चाहिए एसएसबी की तैयारी। तुमने अभी मुझे बताया कि एनडीए की रिटर्न की तैयारी और एसएसबी की कैसे करनी चाहिए, और इसके साथ एक एनडीए कैंडिडेट के लिए स्कूल के अंदर, कॉलेज स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना या एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करना, क्या ये एसएसबी में हेल्प करता है? ये तो हाँ, ये मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि वो लोग, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो टीम स्पिरिट, जो टीम में कैसे वर्क करना है सब आपको आ जाता है। प्लस अगर आप डिबेट्स कर रहे हैं तो आपकी मतलब आपको बोलना आ जाता है अपने आप, आपको शर्म नहीं लगती कि इतने सारे लोग के साथ में मुझे बोलना है, प्लस कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मोरओवर एक ऑफिसर वो लोग ढूंढ भी नहीं कि जो टीम में काम करता हो। अगर आप बचपन से कोई ग्रुप टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं तो वो आपको उसी माहौल में डाल देगा, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एक्स्ट्रा करिकुलर्स और स्पोर्ट्स। ओके। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब क्या ऐसा है कि एसएसबी में जिसके 95% या 98% है वही सेलेक्ट होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब देर इज नथिंग, मतलब मार्क्स आर इम्पोर्टेंट बट आपकी पर्सनालिटी भी चेक होगी वहां पर। हम्म हम्म। तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा सेलेक्ट हुआ जिसके तुम्हारे जितने मार्क्स नहीं है, उसकी पर्सनालिटी अलग लगी तुम्हें, कोई दोस्त अ, जिनके साथ में हाँ, रिकमेंडेशन? बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं लोग। 80, 81, 71% वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं। मेरे दोस्त हुए हैं। ओके, चलो। सो नाउ यू टोल्ड अस अबाउट द एंड डिड यू फाइंड सेकंड एसएसबी में जब रेकमेंड हुए, तो सेकंड एसएसबी में तुम कुछ प्रेशर लग रहा था कि पहले रेकमेंड हो तो यहाँ पर भी परफॉर्म करना है, कि तुमने बस वही परफॉर्मेंस रखी और वही पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश करी? मतलब मैं तो सेम ही था कि इतना कुछ वैसे प्रेशर नहीं था, मुझे लगा जैसे जैसे टास्क हो वैसे वैसे करता जाऊंगा, जैसे मेरे से होगा मोस्ट प्रॉबेबली। पर जो रिपीटर केसेस भी है वो तो थोड़ी तो टफ होती है क्योंकि रिपीटर्स रहते हैं सब, ग्रुप डिस्कशन इन सब में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है। प्लस जो मेरी कोलकाता की एसएसबी थी उसमें जो जीटीओ के ग्रुप थे वो भी थोड़े ज़्यादा लोग के थे, इसलिए मुझे लगा सेकंड वाली थोड़ी टफ थी फर्स्ट वाले से एज फ्रेशर कंपनी। अभिनव, लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज की एसएसबी के अंदर? इंग्लिश की तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि बिना इंग्लिश के अगर दूसरे बच्चे आपसे कम्पीट कर रहे हैं उस ग्रुप डिस्कशन में, इंग्लिश में पॉइंट्स मार रहे हैं, अच्छे अच्छे वोकेबलरी की वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनसे कम्पीट कैसे करोगे? हिंदी में तो कर नहीं सकते क्योंकि मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे लैंग्वेज बोलते हैं वो इंग्लिश होती है। तो मुझे लगता है कि अगर इंग्लिश में भी हाथ अगर अच्छा रहे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एसएसबी में। ओके। साइकोलॉजी के जब टेस्ट होते हैं, काफी सारे बच्चे टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करके गए होते हैं, लिख के नहीं गए होते हैं। क्या लिखकर प्रैक्टिस करने से हेल्प होती है साइकोलॉजी टेस्ट में? हाँ, मुझे लगता है जैसे आप मतलब कोर्सेज में कराते थे कि थोड़ा टाइम कम रहता था और उसमें स्टोरीज लिखनी है, तो उस हिसाब से हाथ को भी आदत पड़ जाती है लिखने की, तो उससे मुझे लगता है कि हेल्प करेगा वो। हाँ, जैसे हम, मतलब मैं बाकी सारे दर्शकों को बता दूं कि अगर आपको 4 मिनट मिल रहे थे तो हम कोर्स में क्या करते थे, 3.5 मिनट में करते थे प्रैक्टिस, कि रियलिटी में आपको 30 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम कम दें। अगर 15 मिनट का टेस्ट है तो आप अपने को 12 मिनट दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड और बढ़ेगी और इवेंचुअल टेस्ट में परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो दिस इज अ रिकमेंडेशन टू एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए और एनी अदर एंट्री के एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो और अभिनव, फिजिकली फिट हो अगर आप, मतलब आपका वेट कंट्रोल्ड है,
तो उससे एसएसबी के जीटीओ टास्क में थोड़े इजीनेस होती है। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस रहता है, तो फिर अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? आप ग्रुप पे एक बोझ हो जाओगे ना। तो फिर फिजिकली फिट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्लस फट्टा बल्ली सब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फिजिकली फिट अगर हो। अच्छा, ये तुमने फट्टा बल्ली की बात बड़ी अच्छी करी। अब फट्टा बल्ली में एक डाउट है कि जो वो जो डेड वेट उठाता है वो नॉन रिकमेंडेड ही होगा, ये सही है नहीं, कि वो तो गलत? मैंने भी उठाया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा मतलब कुछ एक स्पेसिफिक थिंग पे ऐसा नहीं होता कि नॉट रिकमेंड कर देंगे। पूरी एसएसबी की जर्नी देखते हैं। ठीक है। तो विच डू यू, तुम्हें क्या लगता है कि कौन से एसएसबी में तुम्हारी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस थी, 145 की 146? मुझे लगता है 145 फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, 145। एंड चलो उसकी अब तुम्हारी कॉल भी आ गई है। एंड अभी एनडीए की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो ट्रेनिंग से पहले कुछ फिजिकल वर्कआउट करना भी स्टार्ट करा है, स्विमिंग वगैरह पहले, कि अभी करोगे? अभी मतलब मैं तो रोज 1-2 घंटा खेलने जाता ही था, अभी वो कंटिन्यू करना है, सुबह से शाम खाली रनिंग ही करूंगा। तुम तो वैसे भी बिल्कुल उतने ही पतले लग रहे हो जितने एनडीए में लगते हैं। ठीक है, थोड़े से और हो जाओगे। ठीक है। और हाउ वाज योर मेडिकल? मेडिकल फिट हो गया। ठीक है, मेडिकल फिट। कितने दिन का मेडिकल का प्रोसेस चला? हर जगह तो अलग रहता है ये, मतलब कोलकाता में क्या है, वहाँ पे आई का स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वो लोग कोलकाता से विशाखापट्टनम भेजते हैं, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा था, तो अच्छा, 15 दिन लग गए। ये तो 146 था, और 145 वाला तुम उसमें, उसमें 10 दिन लगे। वो कहाँ पर था? विशाखापट्टनम। अच्छा, दोनों तुम्हारे, अच्छा वहीं थे। चलो ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर हमें अभिनव ने अपनी संक्षिप्त में अपने एसएसबी के बारे में बताया। एंड ही हैज आल्सो टोल्ड अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एनडीए रिटर्न। करीबन वो 2 महीने कह रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन को देखिए, 4 से 6 महीने की। मैथ्स की एनसीईआरटीज पर फोकस करने वो कह रहे हैं कि जीएस में जनरल साइंस के सेक्शन को ज्यादा फोकस करिए, इंग्लिश को करिए, क्योंकि जनरल स्टडीज से इतनी ज्यादा वेटेज नहीं मिलने वाली है और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, वो कहता है, बता रहे हैं। और मैथ्स से आपको ज्यादा पड़ेगा, और मैथ्स काफी स्कोरिंग भी है आपका, वहीं से इंडिया का रिजल्ट मोरलेस बनता है। और एसएसबी के लिए वो कह रहे हैं कि थोड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखिए। अभिनव, अपने बारे में जानना कितना इंपॉर्टेंट है एसएसबी के अंदर? जो वहाँ पे जो सवाल ही रहते हैं वो आप ही के बारे में। अगर आप अपने आप को अच्छे से जानेंगे तो सवाल आप क्या बोलते हैं, आंसर भी उतनी अच्छे से दे सकते हैं। तो आप, मुझे लगता है अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बच्चे दूसरों के आंसर्स को याद करके जाते हैं, उसमें क्या नेगेटिव है? किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट तुम्हारे ही आंसर को याद करके चले गए, उससे क्या इशू क्रिएट होती है? वो आपके पर्सनैलिटी से मैच ही नहीं करेगा जिस हिसाब से आप आंसर दे रहे हो। प्लस ये आंसर्स है, प्लस WAT TAT इन सब में भी यही बोलना चाहता हूँ कि किसी की स्टोरीज वैट कॉपी करने से कोई रिकमेंड नहीं हो जाता। खुद की जो वैट है TAT या फिर आंसर्स खुद के बनाने पड़ते। अब तुमने एसएसबी में देखा भी होगा अपने टाइम पर कि काफी सारे लोग बुकलेट लेकर घूमते रहते हैं और वो स्टोरीज को याद करते रहते हैं, वैट को याद करते रहते हैं। इज दिस द राइट अप्रोच फॉर एसएसबी, यू फाइंड? नो नो नो, जो उस टाइम पे उस मूवमेंट में आपको जो आता है याद, वो लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। एट दैट मोमेंट जो आपको स्टोरी क्लिक होती है, जो सेंटेंस बनता है वो है। तो तुम्हारे, जैसे उस मोमेंट पे लिखते हो, तो तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से तुमने कोई स्टोरी लिखी वहां पर? मेरी मैक्स स्टोरी तो ऐसी ही थी, सेंटेंसेस स्टोरीज SRT सब ऐसी थी। ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल इश्यूज, करंट अफेयर? क्या ये जरूरी है एक कैंडिडेट जो एसएसबी के लिए जा रहा है? अपार्ट फ्रॉम मतलब GD में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ब्रेड एंड बटर है उसके लिए। प्लस ये TAT में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी आपकी स्टोरीज का लेवल अच्छा होगा अगर आप GK उसमें इंक्लूड करोगे तो, क्योंकि उनको भी पता होगा कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो। और प्लस GD और लेक्चर रेट इन सब में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक अपर हैंड रहेगा बाकी सब में, अगर आपके पास नॉलेज है और अवेयरनेस है। बहुत सारे बच्चे स्क्रीन आउट होते हैं, अभिनव। तो तुम्हें क्या लगता है कि स्क्रीन आउट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तुम खुद भी स्क्रीन आउट हुए थे, तो व्हाट वाज वन थिंग कि अगली बार स्क्रीन आउट ना हो, उनको क्या बताना चाहोगे? OAR तो सबका बराबर ही आता है। हम्म। मेरे को लगता है कि मेन होता है नरेशन। अगर नरेशन आपका अच्छा हो प्लस टाइम पे हो तो फिर वो स्क्रीन इन बहुत ज़्यादा आराम से हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन में वही रहता है, सब हौच पौच हो जाता है। मेरे को लगता है अगर नरेशन अच्छा हो तो फिर वो लोग स्क्रीन इन कर लेते हैं। और स्टोरी की कितनी इंपॉर्टेंस है पीपीईटी में? तुमने नरेशन बोला। स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है, अगर स्टोरी अच्छी होगी तभी तो नरेशन ही अच्छा होगा। अच्छा, तो बेसिकली सेड कि मतलब वो
बाय डिफॉल्ट बता रहे हैं कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए प्लस उस पर अच्छा नरेशन होना चाहिए। तो अभिनव, तुमने देखा होगा कि जब नरेशन से पहले वो जब जीडी से पहले वो थोड़ी ब्रेक होती है तो लोग सेटिंग करते हैं, भाई तू ये बोलियो, भाई मैं ये बोलूंगा, भाई ये तू करियो, भाई तू वो मैं करियो। जीडी में ये सेटिंग कभी कामयाब हुई है आज तक? ये खाली उसी टाइम का रहता है जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है, सब अपने में आ जाते हैं, कोई प्लान फॉलो नहीं करता है, तो इन सब में मत फंसिए। हाँ, तो प्लीज टेक दिस एडवाइस सीरियसली। अभिनव, कई बार क्या होता है कि ग्रुप के अंदर एक दो ओवर पावरिंग कैंडिडेट होते हैं जो बोलने नहीं दे रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर जितना भी ओवर पावरिंग कैंडिडेट हो, तो एक ना एक मूवमेंट आता है जब वो चुप होता है। करेक्ट। ये नहीं कि आपको उसको ओवर पावर करना है, आपको अपना पॉइंट रखना है जितना आपको आता है बस। ये नहीं कि अगर वो ओवर पावर कर रहा है तो आप उसको करो, उस एक ना एक मूवमेंट आएगा जब वो स्टॉप होगा तब आप शुरू हो जाओ, और जितना आपको कहना है उस टाइम पे कह दो, बस बैठ जाओ। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो खासकर काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि फिश मार्केट बनता है। फिश मार्केट के अंदर इनिशियली अगर आप नहीं बोल पाते हो तो आपको एक ना एक सेकंड जरूर मिलेगा जब ग्रुप बीच में एक स्टेलमेट पे पहुंचता है और लोग रेपिटेटिव आंसर्स कर रहे होते हैं, रेपिटेटिव पॉइंट्स बोल रहे होते हैं, या फिर किसी का पॉइंट खत्म हो जाता है, इवन फॉर अ ओवर पावरिंग कैंडिडेट, बिकॉज ही कैन नॉट कंटिन्यूअसली स्पीक एंड समटाइम्स इवन द जीटीओ आस्क इन द ग्रुप डिस्कशन, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ पॉइंट। तो कई बार अभिनव, दिक्कत क्या है कि किसी कैंडिडेट को लगता है कि मैं जल्दी इसलिए बोल दूं क्योंकि ये मेरा पॉइंट है, तो ये लैक ऑफ पॉइंट होते हैं, उनके पास 3-4 पॉइंट होते हैं, उनको लगता है कि जल्दी से बोल देंगे तो हमारे नंबर बन जाएंगे। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए जिनके पास पॉइंट ही कम होते हैं? इसमें मैं क्या बताऊं, मतलब पॉइंट अच्छे आने चाहिए। मैं क्या करता था, मतलब अभी की सिचुएशन बताऊं, कि जब वो टाइम मिलता था मैं स्टोरीज को वापस रिवाइज कर लेता था, प्लस मैं देखता था कि इसमें मोस्ट कॉमन एक नॉर्मल आदमी क्या बना सकता है, और उसको प्लस करंट अफेयर से रिलेट करता था। इस बार मेरी स्टोरी आई थी कुछ टेंट वेंट में था, तो फिर मुझे लगा कि एक कॉमन आदमी क्या करेगा, अभी कोरोना की वैक्सीन चल रही है, तो मैंने कोरोना से की वैक्सीन को लेके बना दिया। तो मुझे लगता है कि अगर करंट अफेयर से रिलेट करेंगे तो जो बाकी ग्रुप वाले होंगे वो मान भी जाएंगे कि हाँ ये करंट अफेयर में चल रहा है, तो ये हम मान जाएंगे। तो मैं ये करता था। नहीं, ये तो तुमने मुझे पीपीडीटी का बताया, मेरा जो सवाल था वो जनरली जीटीओ के जीडी डिस्कशंस में था, जहां पर किसी को लगता है ना भाई ये 3 पॉइंट है अच्छा। फटाफट बोल दे। तो मुझे लगता है कि इन कैंडिडेट्स में क्या है कि ये ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए इनके हाँ हाँ। 3-4 पॉइंट होते हैं। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, कि तुम्हें कभी ये अच्छा, प्रॉब्लम लगती है 2-3 पॉइंट ही है? नहीं नहीं, मैं पीपीडीटी का समझ रहा था। नहीं नहीं, उस ग्रुप डिस्कशन के लिए तो फिर नॉलेज गेन करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो उस हिसाब से आपके पास एक पॉइंट की कमी ही नहीं रहेगी फिर। और फिर यू वुड बी डेफिनेटली परफॉर्मिंग। और अगर तुम्हें ज्यादा अच्छे पॉइंट्स पता है या तुमको डिस्कशन के लिए चीजें आती है, तो क्या हम काम रहते हैं ग्रुप डिस्कशन के टाइम पर? हाँ हाँ, जब दूसरा कोई पॉइंट दे रहा है, पता है हाँ ये पॉइंट नॉर्मल है, मेरा पॉइंट जो है वो खतरनाक है, तो फिर आपको लगता है हाँ बोलने दे बोलने दे बोल ले तू, हाँ। फिर मैं बोलूंगा तब मैं बताता हूँ तेरे को, तो वो फिर सामने से अपने आप आ जाती है जब नॉलेज रहता है तो। तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारा लेक्चरेट बहुत स्पेशल था जब जीटीओ, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। लेक्चरेट में मतलब मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मेरे को लगा कि लेक्चरेट अच्छा ही था। उसमें मेरे को टॉपिक भी किस्मत की वजह से अच्छा मिल गया कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन था, तो फिर उसमें मैंने सब बोल दिया था अच्छी तरीके से, तो फिर अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोला था, तो जीटीओ सर भी थे कि हाँ हाँ कर रहे थे, तो फिर अच्छे पॉइंट दे रहा था, तो अच्छे से गया था। इस बार क्या था तुम्हारा सेकंड एसएसबी में लेक्चरेट का टॉपिक? मेरा था, हाँ इस बार भी मेरा लेक्चर अच्छा ही गया था। मेरा टॉपिक था इंडिया वर्सेस वेस्ट, विच एरिया विल हैव मोर एम्प्लॉयमेंट। तो फिर इसमें भी मैंने वो हुआवी वाला ZTE करके रिलेट करके बोल दिया कि अभी एक रिलायंस ही एक है जो कि मतलब सुपर पावर है जो 5G ला सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वो चाइना को बैन कर रही है हुआवी, जैसे यूके और यूरोपियन यूनियन पूरा हुआवी निकाल रहा है, तो उसकी वजह से रिलायंस को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसकी वजह से इंडिया को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो फिर मैंने ऐसे करके बोला था, तो अच्छा गया था। ठीक है। तो यहाँ पर अभिनव ने हमारे साथ काफी सारी नॉलेज शेयर करी है, ठीक है। एंड पहले भी मैंने इनका इंटरव्यू लिया है, दैट इज आल्सो अवेलेबल। और आज फिर से अभिनव, व्हेन ही हैज फाइनली गॉट इन द मेरिट, तो ही इज शेयरिंग हिज नॉलेज अगेन। आप में से अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हो कि हम अभिनव के साथ एक लाइव सेशन करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दैट प्लीज डू अ लाइव सेशन, दैट विल बी हेल्पिंग अस विद द एनडीए। एंड guys, whoever wants to join my course, my new SSB course would be starting from 1st April 2021 on an Academy Plus. You can join that, and defense security course जिसकी अभिनव बात कर रहा था। सो अभिनव, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
and I hope now you start training hard for your NDA days. NDA में तो और भी बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है, one of the topmost defense academies of the nation. ठीक है, तो all the best, and all the best to your sister also who's going for the SSB. Thank you very much and congratulations once again. Thank you. Thank you. और अभिनव, कोई लास्ट मैसेज टू योर व्यूअर्स और द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एसएसबी? मेहनत करते रहो बस, जो भी आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है सब पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो जो भी इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकता है। इस सुंदर मैसेज के साथ हम इस जो वीडियो की श्रृंखला है इसको अभी यहाँ पर यहीं पे समाप्त करेंगे। और अभिनव को ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड होप ही हैज अ वंडरफुल जर्नी एट द नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़क वासला।